भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक बताएंगे। सबसे पहले देखिए, ये मूल बिंदु O से स्मॉल r त्रिज्या का एक हमने सर्कुलर वृत्त खींचा है, जिस पर कोई कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। इसमें मूल बिंदु से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो हमने क्या किया, ये अलग अलग वृत्त के अलग अलग एक P1 और P2 दो अलग अलग बिंदु हैं, इससे मूल बिंदु को मिला दिया, अर्थात ये आ जाएगा O से P1 के बीच की दूरी तथा O से P2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल r। तो इसी के साथ में एक दूसरा हमने यहाँ पे देखिए, आपको इस चित्र को जो है उसको हमने अलग निकाल के रख लिया है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि ये OP1 P2 एक त्रिभुज है, मतलब इसको हमने ऐसे मिला दिया, और ये त्रिभुज QAB है। ये देखिए QAB ये त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूपता दिखाएंगे। समरूपता कैसे दिखाएंगे, तो पहले उसका लैंग्वेज हम लोग देखते हैं। माना कोई कण स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है। कण बिंदु P1 पर v1 वेग से तथा P2 पर v2 वेग से गति कर रहा है। P1 से P2 डेल्टा t समय पर पहुंचता है। तो आप सबको बता दें, कण बिंदु P1 पर v1 वेग से तथा P2 पर v2 वेग से गति कर रहा है। तो P1 से P2 तक, ये देखिए P1 से P2 तक डेल्टा t समय पर पहुंचता है। तो इस दौरान पिंड का कोणीय विस्थापन जो होगा वो डेल्टा थीटा हो जाएगा, जैसा कि चित्र में आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमने दो त्रिभुज ले लिया। कौन कौन सा त्रिभुज, OP1 P2 तथा त्रिभुज QAB। इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, समरूपता दिखाएंगे। लिख दिया कि समरूप हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से P1 P2 बटे OP1 इज इक्वल टू समरूपता दिखाएंगे, तो ये आ जाएगा AB बटे QA। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यदि P1 P2 की बात करेंगे तो ये कोणीय विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। तो जैसा कि चित्र में हमने कोणीय रेखीय विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। कोणीय विस्थापन यहाँ पे डेल्टा थीटा है। तो P1 P2 की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा S हो जाएगा बटे R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन, देखिए आपको बता दें कि ये जो V1 और V2 की बात कर रहे हैं, इस V1 V2 ये दोनों समान वेग से गतिमान है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्मॉल v लिख दिया, मतलब P1 की वैल्यू P2 के बराबर है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा V बराबर डेल्टा S इंटू V अपॉन R। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर, तो पहले तो उससे पहले हमने क्या किया, डेल्टा t से दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा V अपॉन t ये आ गया बटे डेल्टा S अपॉन t। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, लिमिट लेने पर। तो लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू, ये आ जाएगा V अपॉन R, और साथ में लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा t। आप सबको पता है कि जब भी हम कभी भी कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर की बात करते हैं, तो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, तथा रेखीय विस्थापन परिवर्तन, देखिए रेखीय विस्थापन है, तो रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर जब लिमिट लग जाता है तो तत्कालिक शब्द जुड़ जाता है। ये रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर है, तो हम यहाँ कह सकते हैं तत्कालिक वेग निकल के आएगा। जब लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 को रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर हो, तो वो तत्कालिक वेग के बराबर हो जाता है। और ये किसके बराबर आएगी, ये तत्कालिक त्वरण के। तो इसकी जगह हमने लिख दिया A इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू, अब ये देखिए इंटू ये क्या आ जाएगा, कोई लड़का आया होगा।
ए इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू वी हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब देखिए आपको ये भी बताया था कि v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहाँ से v की जगह मान रखेंगे तो आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। एक तो ये भी सूत्र बन गया, ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। यदि हम ओमेगा की जगह 2 पाई एन रख दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आर इंटू 2 पाई एन का होल स्क्वायर, अर्थात ए इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, तो एक फार्मूला क्या बनेगा, तो बनेगा ए इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। ये भी फार्मूला निकल के आ जाता है। तो यदि हम अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक की बात करें तो अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक का सूत्र निकल के आता है ए इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। इसी तरीके से आपको बता दें, अभिकेंद्र बल की परिभाषा पूछी जाए तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो कण पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। देखिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, कैसे हम लोग इसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये कोई कण है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो वृत्त के केंद्र की ओर ये कोई मान लीजिए कण है, ये लगातार मूवमेंट कर रहा है वृत्ताकार पथ में, केंद्र की ओर एक बल कार्य कर रहा है। यहाँ पे केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आमतौर पे अभिकेंद्र बल, तो जैसा कि बल अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अभिकेंद्र बल की बात करेंगे तो द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा, अभिकेंद्र त्वरण। तो यहाँ से ये F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे A का मान रखेंगे तो F इक्वल टू एम, ए की जगह आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। दूसरा एक सूत्र क्या बनेगा, देखिए आपको हम बताया था ना कि यदि हम ओमेगा की जगह मान रखेंगे तो ओमेगा की जगह मान रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एम आर, और ये आएगा ओमेगा की जगह जब मान रखेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। एक चीज़ और भी बता दें, एक और फार्मूला बनेगा, जब एन की जगह 1 अपॉन टी रखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर। एक और सूत्र यहाँ से निकल के आएगा, देखिए F बराबर एम ए है, ए की जगह मान रखेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से सूत्र क्या आएगा, F बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर रखेंगे तो ये सूत्र बनेगा F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ से ये भी सूत्र बन के आ जाता है F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ नोट भी है, हम आपको बता दें। पहला तो ये नोट है कि जब कोई वृत्ताकार गति करते समय कोई पिंड के लिए अभिकेंद्र बल एक अनिवार्य घटक के रूप में कार्य करता है, अर्थात इसके बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। दूसरी बात आ जाती है, जैसे उदाहरण में भी हम लोग देख लेते हैं कि जो नाभिक के कण है चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, तो उसमें जो अभिकेंद्र बल कार्य करता है वो विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल से ही प्राप्त होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वृत्ताकार गति करने के लिए अभिकेंद्र बल एक आवश्यक घटक होता है, इसके बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। एक प्रश्न महत्वपूर्ण आ जाता है, प्रश्न ये आ जाता है कि सड़क के किसी मोड़ पर सड़क के एक किनारे को दूसरे की तुलना में ऊंचा क्यों बनाया जाता है। ये आमतौर पे प्रश्न पूछा भी जाता है और हम लोगों के दिमाग में भी आता है। आप जब कभी भी किसी भी
रोड में निकलेंगे तो आप देखते हैं कि जब कोई सड़क के किनारे पे मुड़ते हैं तो उसका एक छोर जो होता है दूसरे की तुलना में ऊंचा बनाया जाता है। आखिर इसका क्या कारण है? तो इसका एक कारण महत्वपूर्ण ये माना जाता है कि सड़क के किसी तीक्ष्ण मोड़ पर जो वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, जो कि वाहन के टायर और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण से प्राप्त होता है, किंतु यह कभी कभी पर्याप्त अभिकेंद्र बल नहीं दे पाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हल्के वाहन होते हैं मोड़ के किनारे, मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाते हैं, जिसके कारण वो पर्याप्त बल प्राप्त कर लेते हैं, किंतु भारी वाहन जो होते हैं वो झुक नहीं पाते हैं। इसी कारण सड़क के एक सिरे को दूसरे की तुलना में ऊंचा बनाया जाता है। अब महत्वपूर्ण बात आती है अपकेंद्र बल क्या होता है। अभी तक हमने आपको बताया अभिकेंद्र बल, अब हम बता रहे हैं अपकेंद्र बल। तो इसकी परिभाषा होती है कि जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो कण पर वृत्त के केंद्र की ओर एक आभासी बल कार्य करने लगता है, जिसे हम लोग अपकेंद्र बल कहते हैं, या इसी को हम लोग छद्म बल भी कहते हैं। छद्म का मतलब होता है आभास, आभासी जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी? जब कोई कण एक समान वृत्तीय पथ पर गति करता है तो कण पर वृत्त के केंद्र की ओर एक आभासी बल कार्य करने लगता है, जिसे अपकेंद्र या छद्म बल कहते हैं। चूंकि यह जो है वो अभिकेंद्र बल का प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है, इसीलिए इसका जो मान होता है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि F अपकेंद्र बल बराबर क्या होगा? mv²/r, क्योंकि क्रिया बल का जो मान होता है वो प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। एक प्रश्न दिमाग में आता है कि जल से भरी बाल्टी को यदि घुमाया जाता है तो जल बाहर की ओर नहीं आता है, ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हम आपको बताएं कि जब जल से भरी बाल्टी को घुमाते हैं तो बाल्टी के साथ जो जल होता है वो वृत्ताकार पथ में गति करने लगता है। बाल्टी में भरे जल में अपकेंद्र बल कार्य करता है, जो कि बाल्टी के भार को संतुलित करता है, जिससे कि बाल्टी जो होती है उसमें भरा पानी बाहर की ओर नहीं आता है। और आपने ये बता दें आपको कि ये आपने सबने प्रैक्टिकल ज़्यादातर किया भी होगा कि आप बाल्टी को घुमाते हैं, बाल्टी के अंदर पानी भरा होता है, तो आप देखते हैं कि पानी बाहर की तरफ नहीं आता है। इसका यही कारण है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जब जल से भरी बाल्टी को घुमाते हैं तो वृत्ताकार मूवमेंट दोनों में होता है, बाल्टी में भी होता है और जल बाल्टी के अंदर है। तो बाल्टी से भरे जल पर अपकेंद्र बल कार्य करता है, जो कि बाल्टी को भार को संतुलित करता है, जिससे कि जल बाहर नहीं आता है। अपकेंद्रित किसे कहते हैं? तो अपकेंद्रित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। अर्थात यह यंत्र अपकेंद्र बल पर आधारित होता है। इसके उदाहरण से उपकरण में दूध डालकर इसको चलाते हैं तो दूध से क्रीम को वृत्ताकार मूवमेंट करने लगता है, जिसके कारण दूध में दो प्रकार के कण होते हैं। पहला कण ये होता है कि जो एक दूध के कण व दूसरा क्रीम के कण। तो दूध के कणों का जो द्रव्यमान होता है वो क्रीम के कणों की तुलना में अधिक होता है, तो जो दूध के कण होते हैं क्रीम के कणों की अपेक्षा उपकेंद्र बल का अनुभव करता है, जिसके कारण दूध के उपकरण की परिधि पर तथा क्रीम के कण के केंद्र के समीप चक्कर लगाने लगते हैं। दूध को नलियों की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं तथा क्रीम को छानकर पृथक कर लिया जाता है, जिससे दूध अलग व क्रीम अलग हो जाती है। चलिए इसका डेरिवेशन आपको बता दें कि माना कोई कण है, ट्रक है मान लीजिए, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ये पूरा ट्रक आप देख रहे हैं।
तो स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण है जो कि मूवमेंट कर रहा है, हमें कह सकते हैं किसी मोड़ से मूवमेंट कर रहा है, और नीचे की तरफ जब आ रहा है तो आप देख रहे हैं इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक तो आप देख रहे हैं r, इसका एक r एक बल है, इसके दो अलग अलग घटक दिखाई दे रहे हैं। एक तो r cos थीटा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो घटक दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कि माना एक कण या ट्रक है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, ऐसे मोड़ पर मुड़ता है जहां क्षैतिज से जो झुकाव है वो थीटा है, क्षैतिज से झुकाव थीटा है। ट्रक का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तथा प्रतिक्रिया r तल के लंबवत कार्य करता है। तो ये दो अलग अलग घटकों में विभाजित करेंगे तो आप देखेंगे कि जो r साइन थीटा घटक होगा वह अभिकेंद्र बल को वियोजित करेगा, अर्थात r साइन थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r, पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरा आ जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू mg, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 1/2 से क्या आ जाएगा कि r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r अपॉन mg। m से m कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स v² अपॉन rg। तो ये जो निकल के आता है tan थीटा वो वही निकल के आएगा किसी कण का क्षैतिज से झुकाव कोण के लिए ये व्यंजक आता है।